Okay, so uh, today we will revise the chapter first. I have already sent you the revision notes. This, if anyone doesn't have these revision notes, then they should download it from the group. Okay. Okay, so let's start our topic. So from the in this chapter, what how many topics we have to study, that we are going to see. First of all, what is the motion and rest, then the types of motion, then the different types of quantities we are going to differentiate, define them to for the use of the different types of motion. Then we will define distance and displacement, speed and velocity, what are the basic difference between these two. Then we will represent graphically various objects. We will represent the graphically between different types of quantities. Okay, then we will study about the uniform non-uniform motion, average speed and velocity, acceleration and its type, and in the last we are going to study equation of motion. Okay, so let's get started. First of all, what is motion and rest? So we will call a body if an object is changing its position. If it is changing its position with respect to some reference point with respect to time, then we will say that the object is in motion. Okay. If what are we saying? हम कह रहे हैं कि if the object is changing its position with respect to time with respect to some reference point, हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो टाइम चाहिए, दूसरा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए. तो अगर टाइम बढ़ने के साथ साथ और किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है और ऑब्जेक्ट मोशन में है, अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी हैव इन रेस्ट. जैसे सपोज करो हमने कहा ये जैसे हमने यहाँ पे ये ट्री बनाया हुआ है, ठीक है, ये ट्री बनाया हुआ है. अब ये ट्री हमने मान लो कि एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, क्योंकि ये स्टेशनरी पॉइंट पोजीशन में है, ये कहीं जाएगा नहीं, तो हमने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया. अब हम कह रहे हैं कि इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर इस पर्सन को देखा जाए, तो ये पर्सन, ये जो बॉय है, ये मूव कर रहा है. और इस कार को अगर देखा जाए तो ये कार भी मूव करती दिखाई दे रही है. लेकिन ये जो पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, ये इलेक्ट्रिक पोल क्या कर रहा है, ये यहाँ पर एक जगह स्टेबल है, ये कहीं नहीं जा रहा. ठीक है. तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो ट्री के रेस्पेक्ट में बॉय और कार तो मोशन में है, लेकिन पोल जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में है. ठीक है. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मोशन. तो टाइप्स ऑफ मोशन तीन टाइप के बेसिकली होती हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी और सर्कुलर मोशन, एंड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है. ये तीन टाइप की बेसिक मोशंस होती हैं, तीन टाइप की मोशंस होती हैं. ओके. सो तीन टाइप की मोशंस हैं. इनमें पहला है ट्रांसलेटरी मोशन. दिस वन इज ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या हो गया कि ये क्या करता है ये
इसमें एनोटेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, नाउ लेट अस सी। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या चीज़ है? इट इज़ द लीनियर टू एंड फ्रो मोशन। लीनियर टू एंड फ्रो मोशन, जैसे सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉल है, ये हमने कोई बॉल बनाई हुई है। इस बॉल की जो मोशन होगी, ये एक पोजीशन ए से बी पोजीशन, दूसरी पोजीशन बी तक जो मोशन कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं, ये है ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे एक कार है, सपोज करो कोई कार है, ये कार क्या कर रही है, अपने एक स्ट्रेट लाइन पर, एक स्ट्रेट रोड के ऊपर चलते हुए जा रही है। तो हम कहेंगे कि ये कार भी क्या कर रही है, एक लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोटेटरी और सर्कुलेटरी मोशन। रोटेटरी का मतलब क्या हो गया, रोटेशन हो रहा है या सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उससे समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा। अब सर्कुलर मोशन क्या चीज़ है? सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट की मोशन ऐसी है कि उसकी पर्टिकुलर किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो हर पोजीशन में सेम होती है, हर पोजीशन में सेम होती है। जैसे सपोज करो ये फैन विंग्स हैं, अब इस इन फैन विंग्स के जो सबसे आउटर पोजीशन है, ये इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में हमेशा इनकी जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पोजीशन पर हम देख लें तो इसकी रोटेशन की जो डिस्टेंस है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक रोटेटरी मोशन में है या फिर सर्कुलेटरी मोशन में है। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी मोशन, या फिर सिंपली बस इतना समझ लेते हैं कि अगर किसी सर्कल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट का रोटेशन होगा तो वो एक रोटेटरी मोशन होगा। नेक्स्ट आता है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि वाइब्रेटरी का मतलब होता है कि हमें टू एंड फ्रो मोशन चाहिए। एक मीन पोजीशन होती है, उस मीन पोजीशन के आगे की तरफ जाएगा, वापस उसी पोजीशन पे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर उसी पोजीशन पे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर तो इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन आगे पीछे बार बार होता रहता है। जैसे ये स्विंग है, ये झूला जो है, अब इस झूले में जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया गया होगा, तो उस कंडीशन में जो इसकी कंडीशन होगी है, जो यानी कि रेस्ट कंडीशन में जो होगा, ये रेस्ट कंडीशन इसकी मीन पोजीशन होगी। ठीक, लेकिन मीन पोजीशन के बाद में अब क्या होगा, जैसे ही आपने इसको पीछे की तरफ धकेला, पीछे की तरफ धक्का दिया, यू हैव पुश्ड इट टुवर्ड्स बैक साइड, देन व्हाट विल हैपन, ये क्या करेगा, ये पीछे की अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से आएगा मीन पोजीशन की तरफ, फिर मीन पोजीशन से आगे बढ़ेगा, एक दूसरी साइड में एक्सट्रीम पोजीशन यानी सबसे दूर तक जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, इट विल अगेन कम बैक टू द मीन पोजीशन। तो हो क्या रहा है, ये बार बार एक्सट्रीम पोजीशंस तक जा रहा है और वापस से मीन पोजीशन पर आ रहा है। तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। डिफरेंस क्या है वाइब्रेशन में और ऑसिलेशंस में? इसी के अंदर एक मेन डिफरेंस कोई अगर बताना चाहे तो ये बता सकता है कि ऑसिलेशंस जो होते हैं इसके लिए टाइम इंटरवल थोड़ा सा बड़ा होता है ना, ऑसिलेशंस का टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है, लेकिन वाइब्रेशंस के लिए टाइम इंटरवल बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे सपोज करो कि हम कहें कि वाइब्रेशंस जो होते हैं वो एक सेकंड में 50 बार हो रहे हैं, 70 बार हो रहे हैं, लेकिन ऑसिलेशंस क्या हो रहे हैं, ऑसिलेशंस हम कहेंगे कि एक सेकंड में एक बार हो रहा है या फिर 5 सेकंड में एक बार हो रहा है। तो इस टाइप से सिंपली ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि टाइम पीरियड टी फॉर ऑसिलेशन इज more than the vibrations.
ठीक है। नेक्स्ट आता है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज, व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज। सो स्केलर और वेक्टर क्या चीज होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच ओनली नीड्स यूनिट एंड मैग्नीट्यूड टू डिफाइन देम कंप्लीटली। स्केलर क्वांटिटी क्या है? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट की ज़रूरत होती है और मैग्नीट्यूड, यूनिट और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसको इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि प्रेशर हो गया, प्रेशर को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। प्रेशर को डिफाइन करने के लिए सिंपली प्रेशर का यूनिट दे दो और उसका मेजरमेंट यानी कि मैग्नीट्यूड दे दो। इसी तरीके से टेम्परेचर हम कहते हैं 300 केल्विन है या 325 केल्विन है, तो यहाँ पर 325 मैग्नीट्यूड हो गया, केल्विन उसका यूनिट हो गया। हम इसको और ज़्यादा इसको एलेबोरेट नहीं करते कि किस डायरेक्शन में लगता है, कौन सी डायरेक्शन हम यहाँ पर नहीं बताते, इसलिए इसको हम कहते हैं यह है स्केलर। इसी तरीके से आता है नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? यहाँ पर हमने स्केलर में डायरेक्शन नहीं बताई थी, हम कहेंगे यहाँ पर डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ टू डिफाइन देम कंप्लीटली आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी है, टॉर्क है, एटसेट्रा। तो हम कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 10 न्यूटन का फोर्स हमने कहाँ लगाया ये दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो वो कम्प्लीटली डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स अगर हम ऑब्जेक्ट के, ये मान लो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इस 10 न्यूटन का फोर्स अगर हमने ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगाया तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लगाया तो इसका मतलब अलग हो जाएगा, और किसी एंगल पर लगाया तो इसकी वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि भाई आपने जो फोर्स लगाया है उसको डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस जो है वो जितना भी आप पाथ या एक्चुअली जितना रास्ता आपने तय किया है, जितना ट्रेवल कर रहे हैं, उस एक्चुअल पाथ का टोटल लेंथ इज डिस्टेंस। वाइल डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे सपोज करो हमने मान लिया कि कोई पर्सन है, ये पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, ये हमने बना दिया, ये पॉइंट ए है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और चलते चलते इसको जाना है पॉइंट बी तक, बी पॉइंट तक जाना है। अब पर्सन एक स्ट्रेट लाइन में ना चलकर हो सकता है ये इस टाइप से जाए, ये ऐसे ऐसे होते हुए जाए, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे होते यहाँ तक आए। अब एक रास्ता तो ये है, ये वाला, इसको पाथ 1 कह देते हैं, और दूसरा स्ट्रेट पाथ है जिसको हम पाथ 2 कह देते हैं। तो ये कह रहा है कि जो अगर ये उस ए से बी तक जाने में इसने पाथ 1 को फॉलो किया तो उसकी जो टोटल लेंथ होगी, टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ क्या कहलाएगी? इसकी डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन ए और बी के जो सेकंड पाथ है, यानी कि ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट्स के बीच में, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है, ठीक है, और फाइनल पॉइंट कहाँ है, इनिशियल कहाँ है और फाइनल कहाँ है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में डिपेंड करता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मोशन में है, तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगी, अगर बॉडी मोशन में है तो वो कभी डिक्रीज नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड, अगेन स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं ये स्पीड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, वाइल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी।
पहली चीज हमें बतानी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज स्पीड, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड को हम स्मॉल एस से डिनोट कर सकते हैं और वेलोसिटी को हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है, अब यहाँ पर देखो एक चीज, जब ये डिस्टेंस आ गया तो इसका मतलब डिस्टेंस हमने अभी पढ़ा कि वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो टाइम भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो रही, तो इसका मतलब जो स्पीड है ये भी हमेशा क्या रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है, जो कि पॉजिटिव भी है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम कहेंगे वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। व्हाट इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? ये कह रहा है कि अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में है, और मोशन में होने के साथ साथ वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम कहेंगे बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। जैसे यहाँ पे हमने एक ग्राफ इसका बनाया हुआ है, ग्राफ ड्रॉ किया है। इस ग्राफ के अंदर देखने की बात ये है कि जो ग्राफ आ रहा है, ये कर्व आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये जो आ रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, कोई ना कोई पर्टिकुलर कर्व मिलेगा। तो जब इसको हम इस टाइप से बना देखते हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये एक कर्व दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, तो हम इसको देख के कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कब होता है, जब बॉडी के ऊपर कोई लगातार कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा हो, यानी कि वहाँ पर एक एक्सेलरेशन जो है वो प्रेजेंट हो। तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। चलो नेक्स्ट आता है डिफरेंट ग्राफ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ क्या चीज़ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फर्स्ट ग्राफ आता है इस टाइप का, जिसमें ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के जैसा अगर दिख जाए तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ ही नहीं रही। तो जब डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रही तो हम कहेंगे बॉडी रेस्ट में। दूसरा ग्राफ आता है इस टाइप का स्ट्रेट लाइन, जो कि ओरिजिन से पास होता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन का पाथ बनाया है ये यूनिफॉर्म स्पीड का कर्व है। यूनिफॉर्म स्पीड का कर्व क्यों है? क्योंकि जब हम इसके डिफरेंट पोजीशन पर, मैंने मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला अलग अलग पॉइंट ले लिए, अब हर डिफरेंट पॉइंट पर जब हम इसके स्लोप की कैलकुलेशन करते हैं, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है दैट इज x डिवाइडेड बाई x एक्सिस पर जो क्वांटिटी है दैट इज t। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है स्पीड। तो इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का स्लोप जब निकाला जाएगा, स्लोप कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा हमें, हमें स्पीड मिलेगी। डिस्टेंस टाइम का कर्व का स्लोप कैलकुलेट करने पर हमें स्पीड मिलेगी। तो अब यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि कहाँ से पास हो रही है, जो कि ओरिजिन से होते हुए पास हो रही है और आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। नेक्स्ट थर्ड केस आता है इस टाइप का, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व है, लेकिन ये कर्व जो है ये डिक्रीजिंग कर्व है। तो हम कहेंगे यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रही है, एक डिक्रीजिंग मैनर में चेंज हो रही है। मतलब पहले ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम हुई कम हुई कम हुई कम होती जा रही है। इसी तरीके से ये वाला कर्व है, ये इंक्रीजिंग कर्व है। इस टाइप का कर्व जो होता है ये इंक्रीजिंग कर्व होता है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग स्पीड इसलिए कहला रहा है क्योंकि यहाँ पर पहले इसकी स्पीड कम थी, बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई।
ये कैसे पता चला, ये हमने यहाँ से निकाला। देखो θ1 यानी कि tan थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्लोप m की वैल्यू ज़्यादा होगी, और स्लोप ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे स्पीड भी ज़्यादा है। tan θ2 की वैल्यू यहाँ पर कम हो गई तो हमने कहा स्पीड कम हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर हमने कहा कि थीटा की वैल्यू कम है तो हम कह रहे हैं कि स्पीड कम है, और बाद में थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हमने कहा स्पीड भी इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये सिमिलर है पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि बॉडी अभी कोई मोशन नहीं कर रही। दूसरा एक स्ट्रेट लाइन में है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने कहा है यहाँ पे अब हमने स्पीड का नाम नहीं लिया, यहाँ पे नाम लिया है हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेलोसिटी, एंड दिस वन इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है और ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का कर्व है। नेक्स्ट आता है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में भी सेम चीज़ रहेगी, बस यहाँ पर वैल्यू डिफरेंस होने की वजह से इसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन कैसे चेंज होगा, जैसे हमने स्पीड टाइम ग्राफ लिया, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके अंदर मिली, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलने का मतलब हो गया कि यहाँ पर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे बॉडी रेस्ट में नहीं है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ में अगर एक स्ट्रेट लाइन मिलता है तो हम कहेंगे बॉडी जो है इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है। देखो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन स्पीड आ रहा है, तो जब इक्वल चेंज इन स्पीड आ रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। तो जब एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो गई है। नेक्स्ट आता है थर्ड केस, जब इस टाइप का कर्व मिलेगा, इसमें हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट है लेकिन ये वेरी कर रहा है और डिक्रीज होता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। जबकि इस केस में क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जब एरिया अंडर द कर्व हमें निकालना होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, तो जब हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, हमें डिस्टेंस मिलती है। हमें क्या मिलता है, हमें डिस्टेंस मिलती है। ठीक है, जब हम एरिया निकालते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का तो हमें मिलता है डिस्टेंस, और इसी तरीके से जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी सब सेम है, पहले जैसे ही ग्राफ बने हुए हैं, लेकिन ग्राफ का वैल्यू जो है वो इंटरप्रिटेशन अलग हो गया। ये v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है। यहाँ पर हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मोशन में है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट द मोशन थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि स्लोप चेंज नहीं हो रहा, और स्लोप चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्लोप में चेंज आ रहा है, यहाँ पर स्लोप में चेंज आ रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे वेरिंग एक्सेलरेशन है लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है, तो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो गया ये। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन समझ लेते हैं क्या है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जब इस टाइप का ग्राफ मिले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच में तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है,
हम कहेंगे एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि बॉडी जो है वो लगातार उसकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। दूसरा इस टाइप का ग्राफ है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जब एक्सेलरेशन लगातार बढ़ेगा तो उसकी स्पीड जो है वो लीनियरली नहीं बढ़ेगी, उसकी स्पीड वेरी करती जाएगी एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। चलिए नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो है इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। अगर स्पीड निकालनी है तो हम टोटल डिस्टेंस काउंट करेंगे, और वेलोसिटी निकालनी है तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे। इन दोनों को अगर टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया जाए तो वो हमें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी देता है। इसकी जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड, सेम है जो कि स्पीड और वेलोसिटी की जैसी ही होती है। नेक्स्ट आता है केस बना दिया हमने कि अगर सपोज करो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, यानी कि सपोज करो हमने कहा कि हर 15 मिनट के अंदर अलग अलग स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है, 15-15 मिनट में ये ट्रेवल कर रहा है, 15-15 मिनट के अंदर ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू तो हमें पता है लेकिन डिस्टेंस जो है डिफरेंट होती जा रही है। तो जब डिस्टेंस चेंज होती जाएगी तो हम इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि d1 इज इक्वल्स टू v1 मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, इसी तरीके से d2 को कैलकुलेट कर लेंगे v2 मल्टीप्लाइड बाई टी टाइम। इसी तरीके से d3 कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें सारी डिस्टेंस पता चल जाएगी, और डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा तो इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये बेसिकली है क्या, ये अलग अलग टाइम इंटरवल में अगर अलग अलग स्पीड से चल रहा है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये एवरेज आ गया सभी की सभी वेलोसिटीज़ का। हर टाइम इंटरवल में जैसे जैसे इसने वेलोसिटी चेंज की उसका टोटल एवरेज जो आएगा वही उसकी एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर सपोज करो हमने कहा कि ये अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड से चल रहा है लेकिन इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है, अलग अलग टाइम इंटरवल में स्पीड तो ये अलग अलग ट्रेवल कर रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है इसकी वो इक्वल है। ठीक है, डिस्टेंस इसकी इक्वल है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सबके लिए डी ही रहेगा लेकिन टाइम जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इस टाइम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, वापस से टाइम को कैलकुलेट कर लिया जाएगा d बाई v1 या d बाई v2, d बाई v3। इस टाइप से अलग अलग वेलोसिटीज़ की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। नेक्स्ट आता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद डिफरेंट स्पीड। वही सेम चीज़ है, उसी को हमने थोड़ा सा अलग तरीके से बता दिया, इसको एक्सप्लेन करके बता दिया यहाँ पे। तो इसकी एस एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस। ठीक है, यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के लिए सेम फार्मूला ही हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक है अपना इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, ये बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर देयर। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिस इज सेकेंड, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as थर्ड। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, लेकिन ये हैं किसके लिए, ये इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हैं। ये किसके लिए, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हैं। यानी कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इनका जो डेरिवेशन है उसको हम चेक कर लेते हैं कैसे कैसे हम इनको डिराइव करेंगे। लेकिन डिराइव करने से पहले हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि
एरिया अंडर द कर्व जो होगा स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन, एंड स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम रिप्रेजेंट्स द स्पीड और वेलोसिटी। इतनी सी बातों का ध्यान रखते हैं, उसके बाद में हम इसको डिराइव करते हैं। तो सपोज करो हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने ग्राफ स्टार्ट किया यहाँ से, इस पॉइंट से। तो हमने कहा कि ये जो इस पॉइंट पर जो भी इसकी स्पीड होगी दैट इज यू। कुछ टाइम मान लो कि टाइम हो गया टी। टी टाइम के बाद में ये स्पीड जो है इसकी बढ़कर हो गई सी तक आ गया, यानी कि इसकी फाइनल स्पीड हो गई वी। अब देखो टी टाइम के अंदर इतना चेंज आ गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, दैट इज वी फाइनल माइनस इनिशियल। वी माइनस यू कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया टाइम से, तो रेट ऑफ चेंज आ गया। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इधर से, टी और ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरीके से ये जो कर्व है, इसी कर्व में सेकंड इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम निकालेंगे एरिया। एरिया कौन सा निकालेंगे? ये वाला। ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया ए सी बी एफ ई ए, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, इस पूरे का एरिया जो निकालेंगे वो एरिया कहलाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस स्पीड है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर दो पार्ट हैं। पहला पार्ट एक ट्रायंगुलर पार्ट है, दूसरा पार्ट एक रेक्टेंगुलर पार्ट है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। अब देखो ई एफ की जो वैल्यू है ये इक्वल है, ठीक है ना। ई एफ या ए बी की जो वैल्यू है ये टी की इक्वल है। ए ई की जो वैल्यू होगी, लिख देता हूं यहाँ पे, ए ई की जो वैल्यू है ये है यू के बराबर। ए बी की वैल्यू है टी के बराबर, और बी सी की वैल्यू है v माइनस यू के बराबर, ठीक है। अब इन सभी वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए हम निकाल लेंगे एरिया। तो देखते हैं एरिया कैसे निकलेगा। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एफ ई। अभी हमने बताया था ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो यहाँ पर बेस देखो, इस ट्रायंगल के अंदर बेस तो ए बी है, हाइट है बी सी। ए बी की वैल्यू है टी, बी सी की वैल्यू है वी माइनस यू। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर दी, और यहाँ पर सिमिलरली लेंथ इंटू विड्थ कर दिया, सिंपली यू इंटू टी कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 1/2 टी, ये देखो v माइनस यू जो है, इस v माइनस यू की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल ली, दैट इज 80। ये इसकी वैल्यू 80 के बराबर आ रही है, तो यहाँ पे हमने 80 पुट कर दिया, और यहाँ पे ut एज इट इज रह गया। तो यहाँ से जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड। नाउ थर्ड इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है दैट इज इक्वल टू एवरेज टोटल, इसकी एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो उसके टोटल टाइम से। तो हमने कहा एवरेज स्पीड निकालने का तो तरीका है इनिशियल फाइनल को मल्टीप्लाई ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। इनिशियल और फाइनल को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओके। तो ये एवरेज स्पीड निकल जाएगी, और टाइम जो है टी की ये जो वैल्यू है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू बाई ए।
तो जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकलती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह तो g आ जाएगा, a की जगह g आ जाएगा और s की जगह h आ जाएगा। ठीक है, इतना सा डिफरेंस आएगा। तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये तीन हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन चेंज हो गई। अगर बॉडी की मोशन ऊपर से नीचे है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर बॉडी की मोशन नीचे से ऊपर है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपने इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया। इस रिवीजन में किसी को कोई डाउट है तो वो शेयर करे। इन केस कोई डाउट नहीं है तो मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं।